afternoon, students. Myself, PP ma'am from Pentagon Institute. I am a biology faculty. So, today I'm going to start my topic Plant Kingdom. So, पढ़ना है? चलें स्टार्ट करें? चलो बेटा, ये पूरा टॉपिक हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। वैसे हमें, अगर मैं बायो की बात करूं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें पढ़ना चाहिए, सो दैट हमारा जो नीट एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अननेसेसरी आप इतना डेप्थ में पढ़ो, चीज़ें याद रखो, वो याद होता है नहीं। तो बेस्ट है कि एनसीईआरटी बेस्ड हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो ये आपको क्लास 11th का ही 3rd चैप्टर में मिलेगा, किंगडम प्लांटे। पहला यूनिट है ये, पहला यूनिट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज़। तो हम बात करें तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस अर्थ पे कितनी वेराइटीज़ हैं? तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी डेटा इट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ठीक है, अब इतने स्पीशीज़ को कोई एक लाइफ टाइम में कोई एक साइंटिस्ट कैसे स्टडी कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसी स्टडी आई जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड किया कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर लें, सो दैट जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स दिखने वाले हैं या फिर उनका जो एक जैसा फीचर्स है उसको एक ग्रुप में रख दूं। तो मैं अगर उस ग्रुप के बारे में स्टडी करूं, इट मीन्स मेरे वो सारे ऑर्गेनिजम्स स्टडी हो गए, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जनरली इसको अगर हम बायोलॉजी के टर्म्स में देखें तो क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो स्टडी करता है, जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। तो फर्स्ट चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, वो सिखाया है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। फिर आपको आता है नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैसे नामकरण करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एंड सो ऑन। फिर सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप्स बनाए। तो लार्ज ग्रुप को किंगडम बोलते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे हुई और कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने क्या किया था बेटा? उन्होंने बोला था कि प्लांट पूरे दुनिया में उसने 2 किंगडम्स में सेपरेट आउट कर दिया। एक किंगडम का नाम रखा प्लांट किंगडम, दूसरे किंगडम का नाम रखा एनिमल किंगडम, पूरे दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को। तो उन्होंने कुछ तो, अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ क्लासीफाई करते हैं तो हम किसी का बेसिस रखते हैं कि इस बेसिस पे मैं इसको क्लासीफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो लिनस ने कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चूज़ किया? मोस्टली लिनस ने मोस्ट जो अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसने चूज़ किया, दैट इज़ सेल वॉल। तो सेल वॉल की बेसिस पे प्रेजेंस सेल वॉल है तो उसको प्लांट किंगडम में रखा, सेल वॉल नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसको एनिमल किंगडम में रखा। तो सेल वॉल के बेसिस पे लिनस नाम के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट किंगडम, 3rd चैप्टर में प्लांट किंगडम है एंड 4th चैप्टर इज़ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के भी अगर एनिमल किंगडम की बात करूं तो एनिमल किंगडम के भी वीडियोस हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं। तो प्लांट किंगडम चैप्टर में हम देखें कि प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं दे आर प्लांट्स। तो प्लांट्स एक्चुअली ये कैसे होते हैं? तो प्लांट किंगडम के मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक। अब मल्टी सेलुलर वर्ड का मतलब आपको पता है कि इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक सेल से नहीं बना है ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके बना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले सेल हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बात करूँ उनके न्यूट्रिशन की तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके पास जो वो खाना बनाते हैं उस फूड को स्टोर करके भी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
एंड रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से भी हो सकता है एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। जो लोअर मेंबर्स है जैसे थैलोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। तो प्लांट किंगडम के सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल होगा। ठीक है, क्योंकि लिनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेपरेट आउट किया, प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में उन मेंबर्स को रखा गया जिसके पास सेल वॉल होती है, एनिमल किंगडम में उन मेंबर्स को रखा गया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में हमने ये देखा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पे लिख दिया है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और जो खाना बना रहे हैं उस खाने को स्टोर भी करके रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं एज वेल एज सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और जो लोअर मेंबर्स हैं जैसे फर्न्स हो गए, जैसे मॉसेस हो गए, जैसे एल्गी हो गए, तो ये सब क्या बनाते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो एसेसरी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ओके बेटा, सो मेन फीचर्स हमने देख लिया। तो मेन फीचर्स ऑफ प्लांट में जो प्लांट की बॉडी है उसमें 3 चीज़ें होती है, रूट, स्टेम, लीफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके पास कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो इसी को आप लोग बोलते हो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? यस, कमेंट में बताइएगा, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? यस, कमेंट में बताइए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स परफॉर्म फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड दैट लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज स्टार्च। सेल वॉल की प्रेजेंस है, तभी लिनस ने इनको प्लांट्स की ग्रुप को प्लांट बोला ही क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल है। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो सेलुलोजिक सेल वॉल है। ओके, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन एक्चुअली है ही क्या? तो क्लासिफिकेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग प्लांट्स इनटू सूटेबल डिवीजन एंड सब डिवीजन। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट में इतनी सारी वेराइटीज़ है और फिर इतने सारी वेराइटीज़ को हम नहीं पढ़ सकते, तो एक जैसे जो प्लांट्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, सो मैंने अभी बोला था आपको क्लासिफिकेशन is mainly based on similarities and dissimilarities between them। जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या चीज़ लेते हैं कि प्लांट की सिमिलर फीचर्स क्या है और वो दूसरे से अलग कैसे हैं। अगर वो दूसरे से अलग है तो उसको उठा करके मैं दूसरे ग्रुप में रखूँगी। अगर वो मान लो फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स हैं, अब 3 मेंबर एक है, चौथा तीनों से मैच नहीं कर रहा, तो उस चौथे को मैं सेपरेट आउट कर दूंगी ना, तो ऐसे मेरे 2 ग्रुप बन गए। करेक्ट? सो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ डील करती है, वी कॉल्ड इट एज टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की वजह से प्लांट किंगडम सेपरेट आउट हुए और प्लांट किंगडम में फर्दर ग्रुप्स हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी बताया था जैसा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन बोलते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि नाउ अ डेज जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं वो विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। लेकिन जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लिनस के टाइम की बात करेंगे, तो लिनस ने जो प्लांट किंगडम दिया था उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे उस टाइम? तो उस टाइम पे लिनस ने जो प्लांट किंगडम बनाया था उसमें उसने कौन सा बेसिस रखा था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट किंगडम में सारे मेंबर्स को प्लांट किंगडम में डाल दिया था, जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट किंगडम में डाल दिया था, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल किंगडम में डाल दिया था। तो उस टाइम प्लांट किंगडम में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो एक्चुअली प्लांट्स जैसा फीचर शो नहीं करते हैं। जैसे कुछ जैसे फंजाई की मैं बात करूँ तो फंजाई को लिनस ने प्लांट किंगडम में रखा था, लेकिन फंजाई का अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेक करूँ तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो क्या वो प्लांट किंगडम के मेंबर्स में फंजाई को रखना क्या सूटेबल था? नहीं ना। इसीलिए आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्लांट किंगडम में उन्होंने कोशिश की अपनी कि प्लांट किंगडम में वही मेंबर्स रहें जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं, जो यूकैरियोट्स हैं। सो लिनस के टाइम पे बैक्टीरिया भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटे में इंक्लूडेड थे, फंजाई भी इंक्लूडेड थे, कुछ प्रोटिस्ट थे वो भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल था। तो सेल वॉल की बेसिस पे सिर्फ उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। ठीक है, जो नाउअडेज उसको आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने उसको सेपरेट आउट किया और उनको प्लांट किंगडम में से बहुत सारे मेंबर्स को ऐसे अलग किए जो कुछ डिसिमिलर फीचर्स शो कर रहे थे। तो अभी मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिसिमिलैरिटीज़ दोनों को हम कंसिडर करते हैं। अगर कोई अलग है तो उसको मैं उठा करके अलग ग्रुप में डालूंगी ना, राइट? ओके, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा था, फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा था, प्रोटिस्ट को प्लांट किंगडम में रखा था, लिवरवर्ट, मॉसेस, एल्गी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको प्लांट किंगडम में रखा था। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू, और वो किस बेसिस पे रखा था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ नाउअडेज मोनेरन सेपरेट हो गए हैं। वो किंगडम जो बैक्टीरिया था वो सेपरेट होकर के अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया हमने उसको, जिसको हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्ट भी अलग किंगडम में सेपरेट हो गए जिसको हम बोल रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई भी प्लांट किंगडम से निकल करके अलग किंगडम में विटेकर ने डाल दिया। तो प्लांट किंगडम में विटेकर के हिसाब से कौन कौन से मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? एल्गी कर रहे हैं, लिवरवर्ट्स कर रहे हैं, मॉसेस कर रहे हैं, फर्न्स कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स कर रहे हैं, एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स कर रहे हैं। ओके बेटा, सो हम एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, याद रखिएगा ओनली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांट किंगडम चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो अर्लियर टाइम के साइंटिस्ट ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस लिए रखा? एक्चुअली जो एंजियोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करने के लिए कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चूज़ किया, दैट इज़ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा ये था कि प्लांट किंगडम में हम लोगों ने एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को रखा। ठीक है, तो अभी आगे चैप्टर के साथ डील क्या होता है? चैप्टर ये बोल रहा है कि आगे एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। तो एंजियोस्पर्म्स, जैसा आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, सो एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन के लिए अर्लियर टाइम में एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई किया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलती है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी उन्होंने कौन से मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया? तो उसने एंड्रोशियम के नंबर, एंड्रोशियम के लेंथ, इनको देख करके, मतलब किसी का एंड्रोशियम, किसी के पास एंड्रोशियम 5 है, किसी के पास एंड्रोशियम 3 है, किसी का एंड्रोशियम का लेंथ छोटा है, किसी का एंड्रोशियम का लेंथ का साइज़ वेरी कर रहा है, तो उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक यही थी कि उसने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस पे उसने क्लासिफाई कर दिया, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी उसने बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को दोनों को साथ में इंक्लूड किया और इक्वल वेटेज दिया।
जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं बताती हूँ कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जैसे फ्लावर हो गए, जैसे सीड्स हो गए, तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब जैसे स्टेम हो गया, जैसे लीफ हो गए, ठीक है। तो उन्होंने इक्वल वेटेज दिया, मतलब लीफ का वेरिएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रखा और एंड्रोशियम का नंबर और एंड्रोशियम का साइज़ वो भी इक्वल इम्पॉर्टेंस रखा, जो कि गलत था। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत सारे फैमिलीज़ के मेंबर्स, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल सोलेनेसी का ले लें हम, जैसे ब्रिंजल ले लो, चिली ले लो, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। कौन सा? सोलेनेसी। तो इनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अब जैसे मैं चिली का लीफ ले लूँ और मैं ब्रिंजल का लीफ ले लूँ, क्या ये सेम सेम है? नहीं ना। इनका वेजिटेटिव मतलब लीफ का जो फीचर्स है, लीफ जो है वो अलग अलग है, तो वेजिटेटिव फीचर्स वेरी कर रहा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फीचर्स इनका सेम है। सीड्स की बात करें तो सीड्स सेम है, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज होता है। अडेप्टेशन, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, सेम एंसेस्टर के होते हुए भी, सेम ग्रुप के होते हुए भी वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस सिचुएशन में रहना है और वो सिचुएशन उनके लिए एडवर्स होती जा रही है, तो खुद की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो चेंज कर लेते हैं, राइट। तो वेजिटेटिव फीचर्स वो चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन रिप्रोडक्टिव फीचर्स चेंज नहीं होता है। तो रिप्रोडक्टिव फीचर्स और वेजिटेटिव फीचर्स को इसने साथ में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, जो कि इट्स नॉट करेक्ट। तो ड्रॉबैक थी इसकी कि वेजिटेटिव फीचर और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों को इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, साथ में जो अनरिलेटेड स्पीशीज थे उसको भी उसने, अनरिलेटेड स्पीशीज आर केप्ट टुगेदर। सो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, सो ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से क्लासीफाई हुआ था, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। किसने दिया था? तो लिनस नाम के साइंटिस्ट ने ही इसको क्लासीफाई किया था अर्लियर टाइम पे। तो सो वी कॉल्ड इट एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई करता है, ठीक है। किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है, वो भी नंबर ऑफ स्टेमेन, एंड्रोशियम, नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नेचर ऑफ एंड्रोशियम, लेंथ ऑफ एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के नंबर, फीचर्स के बेसिस पे, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई करने के लिए लिनस ने कंसिडर किया। और ड्रॉबैक इसकी ये रही कि उसने आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को उसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, और जो बहुत अनरिलेटेड स्पीशीज़ थे उसको भी एक ही ग्रुप में रखा, क्योंकि देख देख करके जो एक जैसा दिख रहे थे सिर्फ उसकी बेसिस पे उसने एक ग्रुप में रख दिया, तो बहुत सारे अनरिलेटेड स्पीशीज़ को भी एक ही ग्रुप में रख दिया उसने, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ड्रॉबैक थी। पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई करता है, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया था? लिनस ने दिया था। याद हुआ? ये पॉइंट समझ में आया सबको यहाँ तक? क्या बोला मैंने? पहले मैंने बताया आपको कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनस ने दिया। लिनस ने इतनी सारे ऑर्गेनिजम्स को 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को उसने दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट किंगडम में पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई कहाँ था? एनिमल किंगडम में था या प्लांट किंगडम में था? तो फंजाई इज़ अ मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल था। तो सेल वॉल की बेसिस पे जिसके पास भी सेल वॉल था उसको लिनस ने प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्लांट किंगडम में नाउअडेज विटेकर के हिसाब से प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मोनेरंस को अलग सेपरेट आउट कर दिया, मतलब बैक्टीरिया को सेपरेट किंगडम मिल गया, दैट इज किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्ट को भी सेपरेट किंगडम मिल गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई को भी सेपरेट किंगडम मिल गया, दैट इज किंगडम फंजाई। अब प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वेराइटीज़ हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि जो हमारे पास प्लांट किंगडम में जो मेंबर्स हैं वो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स को फर्दर साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया, मतलब एंजियोस्पर्म्स वाइड वेराइटीज़ में थे, फ्लावरिंग प्लांट्स वाइड वेराइटीज़ में थे। उसको क्लासिफाई करने के लिए लिनस ने अर्लियर टाइम पे ही एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी मेनली उसने एंड्रोशियम को कंसिडर किया। तो उसकी गलती ये हो गई थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा था। ठीक है, और दूसरी बात जो अनरिलेटेड स्पीशीज थे उसको भी वो एक ही ग्रुप में रख रहा था। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट लिनस सिस्टम, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी तुमसे पूछे कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसको क्लासिफाई कर रहा है तो क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई कर रहा है। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लिनस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन जो एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई कर रहा है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने इन्होंने क्या किया कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स भी कंसिडर किए एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री को कंसिडर किया। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट की केमिकल्स की बेसिस पे सेल वॉल का क्या केमिकल है। साइटोलॉजी के बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजी, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट की कैसे डेवलपमेंट हो रही है, जुवेनाइल फेज कितनी देर रह रही है, रिप्रोडक्टिव फेज कब आ रहा है, उसकी बेसिस पे मतलब मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल दोनों फीचर्स को इंक्लूड करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। तो एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई सबसे पहले लिनस ने किया, that is artificial system of classification is totally based on only morphological features। फिर natural system of classification किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। ये मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ एनाटॉमिकल फीचर्स भी इसमें इंक्लूड हो रही है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, जैसे फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, जो सेल है, सेल वॉल है, उसका क्या केमिकल है या सेल के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, फर्दर क्या केमिकल्स है, तो केमिकल्स की बेसिस पे सेपरेट आउट कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, या फिर एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे सेपरेट आउट कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कब हो रही है, एम्ब्रियो से फिर कैसे प्लांट्स की फॉर्मेशन हो रही है, फिर न्यू प्लांट कैसे डेवलप हो रहा है, ये सब इसकी बात कर रहा है ये। साइटोलॉजी सेल की केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल फीचर्स किसने इंक्लूड किया? यस, बताइए बेटा। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स किसने इंक्लूड किया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने इंक्लूड किया? बेंथम एंड हुकर ने इंक्लूड किया। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम और डिटेल में जाएं और अच्छे से, तो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? एंगलर और प्रेंटल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए दिया। उन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक सिस्टम को इंक्लूड किया। फाइलोजेनेटिक में क्या होता है? देखो बेटा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक ग्रुप के मेंबर्स को जो हमने साथ में रखा तो उसमें चेक किया कि वो एक ग्रुप्स के उन सभी ग्रुप के जो एंसेस्टर थे क्या वो सेम थे। तो एंसेस्टर सेम थे ये चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फॉसिल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉसिल एविडेंस के साथ फॉसिल चेक करके, फॉसिल को स्टडी करके, प्रूफ करके चेक करते थे कि यस ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, यस ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। बट सभी का फॉसिल मिलना इट्स नॉट मैंडेटरी। सभी प्लांट्स का फॉसिल मिले ही ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं था। तो जिसकी फॉसिल्स नहीं मिल रही थी, जिसकी फॉसिल एविडेंस नहीं मिल रहा था, उसके केस में क्या करते थे? उसके केस में वहाँ पे वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी उसने इंक्लूड किया, साइटो टेक्सोनॉमी इंक्लूड किया, एज वेल एज कीमो टेक्सोनॉमी इंक्लूड किया। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है?
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब है जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट के जितने भी कैरेक्टर्स थे उस सभी को कोड किया, ठीक है, उस सभी को एक कोडिंग दे दी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबरिंग दे दिया, कोड दे दिया, और उस कोड को ऐसा कंप्यूटर में सेव कर दिया। और जो भी कोई उस ग्रुप का जो मेंबर था उस प्लांट को लेकर के आ रहे थे और देख रहे थे कि ये इस कोड पे ये जो भी है उस प्लांट की भी फीचर्स जो थी उसको उसकी भी कोडिंग की। जैसे लीफ को मान लो कोड नंबर 4 दिया, तो कोड नंबर 4 चेक कर रहे थे, यस ये इसका लीफ कैसा है, इसके पास सिंपल लीफ है, या फिर इसके पास इसकी लीफ की विनेशन रेटिकुलेट है, या फिर इसकी लीफ की विनेशन पैरेलल है। इसका फिलोटैक्सी देख रहे थे, मान लो फिलोटैक्सी का कोड नंबर 7 है, तो फिलोटैक्सी देख रहे थे कि ये इसकी ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है या ऑपोजिट फिलोटैक्सी है। तो कोडिंग की बेसिस पे, मतलब सेम ग्रुप के मेंबर्स का जो कैरेक्टर्स था उसको पर्टिकुलर कोड किया, और उस कोडिंग के बेसिस पे उस कोई भी नया प्लांट आता था उनके सामने तो पहले वो चेक करते थे कि ये कौन से कोड में ये मैच होगा, कौन से ग्रुप में ये मैच होगा। तो अगर मान लो कि ग्रुप नंबर 2 के साथ जो सेकेंड ग्रुप था, उस सेकेंड ग्रुप के कोड के साथ उसकी जो फीचर्स थी वो सेकेंड ग्रुप के कोड के साथ मैच हो रही थी, तो उसको सेकेंड ग्रुप में रख देते थे। तो कोडिंग क्या था, नंबर जो भी कैरेक्टर्स थे उस कैरेक्टर्स को नंबरिंग दे दी गई थी, उस नंबरिंग को कंप्यूटर में सेव कर दिया गया था, ठीक है, और फिर उसको प्रॉपर कोड मिल गया था, कंप्यूटर में सेव हो गया था, और फिर उस कैरेक्टर्स को कोई भी नया प्लांट आता था उसको चेक करते थे कि ये कौन से कोड, कितने कोड्स इसमें फिट हो रहे, ज़्यादा कोड्स जिसके फिट हो रहे थे तो उसको उस ग्रुप में डाल देते थे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब क्या है, जो बेसिक जो सेल वॉल थे वो तो सेम ही रहेंगे, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहेगी, सेलुलोजिक सेल वॉल तो सब में रहेगी, तो उसकी बेसिस पे तो नहीं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सब में डिफरेंट होता है। तो क्रोमोसोम नंबर की बेसिस पे जिसका क्रोमोसोमल नंबर सेम था उसको एक ग्रुप में रखे थे, ठीक है, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे उसको एक ग्रुप में रख रहे थे, ठीक है। फिर कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कुछ प्लांट है, जैसे नीम प्लांट हो गया, तुलसी प्लांट हो गया, इन सब में कुछ केमिकल्स है तो उनको एक ग्रुप में रखते थे। तो सबसे पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सबसे पहला एविडेंस था उनका फॉसिल, ठीक है, फॉसिल एविडेंस। बट कई बार फॉसिल एविडेंस मिलना, मतलब हर बार फॉसिल एविडेंस का मिलना इज़ नॉट कंपलसरी। तो उस कंडीशन में उन्होंने 3 चीज़ों को कंसिडर किया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सभी कैरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर कोड मिली, उस कोड को कंप्यूटर में सेव किया, और फिर जब भी कोई प्लांट मिल रहा था तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे उस कोड के साथ तो उसको एक ग्रुप में रख देते थे। समझ में आई बात। फिर दूसरा क्या था, साइटोटेक्सोनॉमी मतलब क्या, सेल की जो सेल में डिफरेंसेस हो रहे थे। अब सेल में क्या ही डिफरेंसेस होगा, सेल में प्लांट सेल है तो लगभग चीज़ें सेम होंगी, तो सेल में डिफरेंसेस क्या, क्रोमोसोमल नंबर का डिफरेंसेस हो सकता है, क्रोमोसोमल पैटर्न का डिफरेंसेस हो सकता है। तो क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे डिफरेंसेस चेक करना, दैट इज़ साइटोटेक्सोनॉमी। और फिर वो एक जैसे अगर एक जैसे क्रोमोसोमल नंबर मिल रहे थे, एक जैसे क्रोमोसोमल पैटर्न मिल रहे थे 2-3 प्लांट्स में, तो उसको उन 2-3 प्लांट्स को उठा करके एक ग्रुप में रख दे रहे थे, ठीक है, ओके। एंड कीमोटेक्सोनॉमी, तो अगर केमिकल्स एक जैसे मिल रहे थे तो उनको उठा करके एक ग्रुप में रख दे रहे थे, किसको, एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज मैंने जो टॉपिक आपका कंप्लीट किया है दैट इज़ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम का पहला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी एक लेक्चर में हो जाएगा आपका, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। आई होप ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको, क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर का क्लासिफिकेशन सिस्टम ये बोलता है कि सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू लिनस के टाइम की हम बात करें तो लिनस के टाइम में प्लांट किंगडम में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रखे हुए थे जो एक्चुअल में प्लांट्स नहीं हैं। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल उन मेंबर्स को प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया था, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि फंजाई हो गए, जैसे कि प्रोटिस्ट हो गए। तो उन मेंबर्स को
प्लांट किंगडम में इसलिए रख दिया था क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता था, ठीक है। और ये मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, एल्गी हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये तो एक्चुअल में प्लांट्स हैं और ये एक्चुअल में प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं अभी भी अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया तो पता है आपको, R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ थैलोफाइट्स आते हैं, मतलब एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस पढ़ते हैं हम ब्रायोफाइट्स में, फर्न्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर बात आती है कि एंजियोस्पर्म्स एक वाइड वैरायटीज़ है, इसको डील करने के लिए क्लासिफाई किया कुछ साइंटिस्ट ने, तो एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया। तो एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम इस चैप्टर में दी गई है। तो सबसे पहले लिनस ने ही एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में उन्होंने नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नेचर ऑफ एंड्रोशियम, उनके बेसिस पे उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं था, तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जैसे बेंथम एंड हुकर ने, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ साथ एनाटॉमिकल फीचर्स को भी उसमें इंक्लूड किया, ठीक है। एनाटॉमिकल फीचर्स को भी इंक्लूड किया, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो एनाटॉमिकल फीचर्स को इंक्लूड किया, किसने इंक्लूड किया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वालों ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था बताइए? अभी बताया मैंने, बेंथम एंड हुकर ने। तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ क्या इंक्लूड किया? एनाटॉमिकल फीचर्स को भी इंक्लूड किया। क्लियर है? फिर उसके बाद वो भी ज़्यादा डिटेल में, उससे ज़्यादा एडवांस टेक्सोनॉमी आ गई, तो उससे ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन किसने दिया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एंगलर और प्रेंटल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें एंजियोस्पर्म्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल एविडेंस, ठीक है। तो जो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन एक ग्रुप के मेंबर्स के फॉसिल एक होंगे, इसको प्रूफली चेक करते थे और उन सभी ग्रुप के मेंबर्स को एक में रखते थे जिनका फॉसिल सेम था, ठीक है। तो बट हर बार फॉसिल का मिलना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। हर जगह फॉसिल मिलना, ये हमेशा मिलना ये तो नहीं हो सकता है। तो फॉसिल एविडेंस उनका फर्स्ट था कि फॉसिल एविडेंस मिले तो ठीक है। इफ़ इन केस फॉसिल एविडेंस नहीं मिल रहा है तो फिर वो 3 क्राइटेरिया उन्होंने चूज़ किया था। सबसे पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में मैंने बताया अभी, हर एक कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स देखा एक प्लांट में, उस पर्टिकुलर प्लांट के कैरेक्टर्स को नंबरिंग की, उस नंबर को कंप्यूटर में फीड किया तो एक पर्टिकुलर कोड बना। और जब भी मैं कोई प्लांट लेके आ रही हूँ, अब मैंने सोचा फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स को मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, तो मैंने कोई प्लांट लिया। अब वो प्लांट जो ग्रुप नंबर 2 है, वो प्लांट ग्रुप नंबर 2 के कोड के साथ मैच हो रही है, तो मैं उस प्लांट को ग्रुप नंबर 2 में डाल दूंगी। क्लियर है? समझा? तो दैट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब ऑर्गेनिजम्स को, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके सेल के फीचर्स की बेसिस पे। तो अब सभी तो प्लांट सेल ही हैं, तो प्लांट सेल में अलग क्या होगा? प्लांट सेल में अलग, अब जैसे मैं बोलूँ सेल वॉल किस चीज़ का बना है, तो सेलुलोज का बना है। तो एंजियोस्पर्म्स के जितने भी प्लांट्स होंगे, सबका सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। तो अलग चीज़ें क्या होगी एक सेल में? क्या अलग चीज़ें, मतलब एक प्लांट पर्टिकुलर, अलग अलग प्लांट्स में अलग सेल की केमिस्ट्री क्या हो सकती है? क्रोमोसोम नंबर अलग हो सकता है। तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम पैटर्न, उसके बिहेवियर की बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को 10 एंजियोस्पर्म्स ऐसे मिले, 10 एंजियोस्पर्म्स ऐसे मिले जिनका अलग अलग क्रोमोसोम नंबर था, तो मैं उन 10 को 10 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी, राइट। कीमोटेक्सोनॉमी, तो केमिकल्स की बेसिस पे मैंने डिवाइड किया। तो केमिकल्स मैंने चेक किया कि कुछ पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म्स में पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो कुछ केमिकल्स वाले जो प्लांट्स थे उसको एक अलग ग्रुप में डिवाइड किया। ओके, सो
क्लासिफिकेशन सिस्टम टॉपिक हमारा प्लांट किंगडम का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए यहाँ तक आप एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम का पेज 1 2 एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो PDF की फॉर्म में मिल सकता है। इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा, टेक केयर।